आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। जैसा बात भी हुआ था कि यूपीएससी के एग्जाम नजदीक हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया जाए तो यह देखा जाता है कि तकरीबन 10 से अधिक प्रश्न लास्ट टाइम वो आईआर से पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि हमें इतने इंपॉर्टेंट एरिया को अवॉइड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आधारित मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं और वहां पर भी हमारा दृष्टिकोण बहुत क्लियर होना चाहिए। और आज इसी कड़ी में हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर बात करने जा रहे हैं जो अभी वर्तमान में बेहद ज्वलंत है, बेहद महत्वपूर्ण है, और हम बात करने जा रहे हैं G20 की। पहले हम एक बार प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि आखिर G20 क्या है, कैसे काम करता है, और फिर हम भारत ने जो अध्यक्षता अभी कमान संभाली है G20 की, उसके भी निहितार्थ की हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं G20 के बारे में सामान्य जानकारी क्या है। अगर G20 की बात की जाए तो क्या है G20, पहले यहां से प्रश्न हमारा उत्पन्न होता है। और अगर G20 की बात की जाए तो जैसा यहां पर बताया गया है कि G20 प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए विश्व की सर्वोच्च संस्था के रूप में इस वक्त देखा जा रहा है, उत्कृष्ट संस्था के रूप में देखा जा रहा है। कहा जाता है कि ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों से संबंधित जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा क्या होगी, इस संदर्भ में G20 की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह तमाम वैश्विक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करता है, एड्रेस करता है और सदस्य देशों के बीच में एक आम सहमति निर्मित करने का प्रयास करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आखिर किस दिशा में, किस रूप में आगे ले जाया जाए। अब सवाल यहां पर यह है कि जो G20 है ये कैसे और कब स्टार्ट हुआ था और क्या इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर था। असल में G20 की जो कल्पना थी वह देखा गया तब जब एशिया में एक बड़ा वित्तीय संकट आया। एशिया के बहुत से ऐसे इकोनॉमीज थे जो बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और इसकी वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा था। 90 के बाद वैश्वीकरण के दौर में यह देखा गया कि अब दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो चुकी थी। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित हो रही है तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। तो 1999 में यह विचार पहली बार आया कि जिस तरीके से एशियाई वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने सवाल खड़ा किया है, ऐसी स्थितियां दोबारा न आए और विकसित और विकासशील दोनों ही देश अब आर्थिक मुद्दों पर एक आम सहमति निर्मित करें, जिससे इस तरीके के अगर सिचुएशन क्रिएट हो रहे हो तो पहले से ही हम उसकी तैयारी कर लें कि उनका सामना कैसे किया जा सकता है। इसी क्रम में 1999 में G20 का गठन किया गया था और सबसे बड़ी खूबसूरती इस संगठन की क्या थी, इसके पहले पूरी दुनिया में आर्थिक जो व्यवस्था थी, इकोनॉमिक गवर्नेंस था, उसको संचालित करने में G8 देशों की बड़ी भूमिका होती थी, जो बाद में रूस के निकल जाने के बाद G7 के नाम से आजकल जानी जाती है। लेकिन G8 केवल और केवल विकसित देशों का समूह था और 90 के बाद दुनिया में विकासशील देशों की जो भूमिका थी वो लगातार बढ़ रही थी। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में इन्हें देखा जा रहा था, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, या जिन्हें टाइगर इकोनॉमी कहा जा रहा था 90 के दशक में, जिनमें सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग को शामिल किया जाता है। ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी ये बड़ी तेजी के साथ इमर्ज कर रही थी। ऐसे में यह आवश्यकता महसूस की गई कि अगर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आता है तो विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और इसी समन्वय की मांग को लेकर 99 में यहां पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में यह फोरम बनाया गया। यह जो फोरम बनाया गया था इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, उनको यह कहा गया, दायित्व दिया गया कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहां पर वो चर्चा करें और बेटर कोऑर्डिनेशन बनाएं। यानी यह वित्त मंत्रियों का और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच के एक संवाद समन्वय के रूप में इस मंच को, इस समूह को देखा गया। लेकिन इसे कब ज्यादा लोकप्रियता मिली, कैसे यह ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, पहले वो समझते हैं।
2008 में एक बार फिर से दुनिया के सामने एक बड़ा संकट आया, लेकिन यह संकट किसी एक क्षेत्र का संकट नहीं था, यह वैश्विक संकट था, जिसे हम वैश्विक आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं। 1997 के बाद जो एशिया में संकट आया था, वह एक स्पेसिफिक रीजन में एशिया का वित्तीय संकट था, लेकिन 2008 का जो वैश्विक आर्थिक संकट था, यह पूरे वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा था, वैश्विक मांग को प्रभावित कर रहा था, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर रहा था। ऐसे में इस समय यह आवश्यकता अधिक महसूस हुई कि विकसित और विकासशील देश वह अपने अपने हितों को एक साइड करते हुए अब सहयोग करें, समन्वय करें और नई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको बनाएं। ऐसा क्यों महसूस किया जा रहा था? हमने जैसा आपको बताया कि 90 के बाद से ही विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो तेजी के साथ इमर्ज कर रही थी, लेकिन फिर भी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा विकसित देशों का और G7 समूह का वहां पर बना हुआ था। लेकिन 2008 तक आते आते अब विकसित देश वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकासशील देशों की भूमिका को अवॉइड नहीं कर सकते थे, उनकी भूमिका बढ़ रही थी। अब ये जो विकासशील देश थे, ये निर्यातक भी होते जा रहे थे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका भी निभा रहे थे। खासकर चीन और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी भूमिका वैश्विक व्यापार में और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही थी। और चूंकि यह एक वैश्विक मंदी थी और इसका प्रभाव विकसित और विकासशील देशों पर समान रूप से देखा जा रहा था, तो ऐसे में यह आवश्यकता महसूस हुई कि यहां पर अब G20 को सबसे महत्वपूर्ण संस्था बनाया जाए। तो इसके पहले जो G7 की भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में, सही मायने में अब वह भूमिका G20 ने यहां से टेक ओवर कर लिया और यहां से इसकी भूमिका बढ़ी। यानी अगर हम यहां पर बात करें कि 2008 के बाद सही मायने में G20 वह सक्रिय हुआ, क्योंकि 2008 में ही पहली बार G20 का प्रथम शिखर बैठक हुआ। यहीं से G20 की बैठकें स्टार्ट हुई। इसके पहले G20 का गठन तो हुआ था, लेकिन इसकी बैठकें नहीं होती थी और G20 की बैठक 2008 के बाद से यहां पर देखा गया। तो जैसा हमने कहा कि G20 was upgraded to the level of heads of state government in wake of the global economic and financial crisis of 2007। यानी कि जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद से अब राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनके स्तर पर वार्ता शुरू हो गई। 1999 में जब G20 आया था तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की भूमिका पर बल दिया गया था, लेकिन अब 2008 से G20 के मंच पर राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग थी, बैठकें थी, वो यहां से स्टार्ट होने लगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यहां पर फोकस किया जाने लगा। तो ये यहां पे आया। अब G20 इसके बाद से लगातार हर साल इसकी बैठकें होती हैं और इसकी जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, वो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। सवाल है कि G20 के मुद्दे क्या हैं? स्वाभाविक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बेहतर कराना तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन अगर हाल फिलहाल इनके मुद्दों को देखा जाए तो इनके मुद्दे अब बड़े बृहद हो चुके हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो ट्रेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, टेररिज्म। यानी G20 धीरे धीरे ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में एक बेहतर संस्था के रूप में उभरने लगी थी, एक आर्थिक संस्था के रूप में। लेकिन आर्थिक मुद्दों को आज की दुनिया में राजनीतिक मुद्दे भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक मुद्दे भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में G20 के मंच पर मुद्दों का विस्तार होना शुरू हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर, आखिर G20 के मेंबर्स कौन हैं? तो आपको मालूम है कि 20 सदस्य हैं, तभी तो इसका नाम G20 है। इनमें 19 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, 19 स्वतंत्र देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। खास बात यह है G20 का कि इसमें दुनिया के 5 जो पावरफुल कंट्री हैं, जिन्हें P5 कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, वो यहां पर उपस्थित होते हैं। यानी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब तो हैं ही, और इनके साथ साथ विकासशील देश भी हैं। एक बार इन देशों के नाम यहां पर हम पढ़ देते हैं, आप लोगों के जेहन में भी ये नाम होने चाहिए। तो यहां पर जैसा हमने कहा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये देश यहां पर जो हैं वह G20 में सदस्य के रूप में, और एक यूरोपीय संघ है। तो यहां पर यूरोपीय यूनियन भी है।
G20 का अगर महत्व देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह समूह है, क्योंकि इस समूह में दुनिया की जीडीपी का 85% ये देश कवर करते हैं जो इसके सदस्य देश हैं, और वैश्विक व्यापार का 75% इन्हीं देशों के द्वारा संचालित किया जाता है जो G20 में शामिल। यानी G20 ऐसे देशों का समूह है जो सही मायने में वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। तो इस वजह से यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिएगा, G20 में यहां पर सदस्य देशों की बात तो हो ही रही है, G20 कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी एसोसिएटेड है, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ तो ये जुड़ा ही है, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD इन सब से जुड़ा हुआ है, और इनके साथ साथ कुछ अदर जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे AU, AUDA, नेपेड, आसियान इनसे भी जुड़ा हुआ है। और इंडिया अब चूंकि G20 को अध्यक्षता करने जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका नेतृत्व भारत करता है उसको इनवाइट किया जाएगा। CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी भारत के नेतृत्व में संचालित समूह है, इसे भी इनवाइट किया जाएगा। और ADB, इसको भी गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब भारत इनवाइट कर रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और CDRI और ADB भी इसमें गेस्ट मेंबर के रूप में आ रहे हैं। अब यहां पर जो अगला सवाल हमारे लिए बन रहा है वो ये है कि G20 कैसे काम करता है, इसकी अध्यक्षता किस तरीके की देखी जाती है। तो अगर हम G20 की बात करें, इसकी अध्यक्षता की बात करें, तो एक ट्रॉइका यहां पे होता है, 3 देशों का एक समूह होता है। क्योंकि हमने कहा कि जो G20 की अध्यक्षता है, प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों को यह जिम्मेदारी दी जाती है। कैसे दी जाती है? जो 19 देश हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। 19 कंट्री हैं, इन्हें 5 ग्रुप में बांट दिया जाता है, और 5 ग्रुप में हर एक ग्रुप में 4-4 जो है मिनिमम 4 से अधिक सदस्य देश नहीं रखे जाते, यानी 4-4 देश यहां पे रखे जाते हैं यहां पर अधिकतम, और इस तरीके से ग्रुप बनता है, और इस ग्रुप में से किसी एक कंट्री को जो है पिक किया जाता है और उसे अध्यक्षता दी जाती है। जैसे भारत जिस ग्रुप का सदस्य था, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जिस ग्रुप का सदस्य था उसमें रूस, उसमें दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये 3 देश यहां पर थे, और चौथा भारत भी था। तो भारत को इस ग्रुप से अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अब हमने जैसा कहा कि एक ट्रॉइका के रूप में यहां पर अध्यक्षता होती है, 3 देशों को जिम्मेदारी दी जाती है। एक जो अध्यक्षता पिछले साल किए हुए हैं, जो एक इस साल अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो अगले साल अध्यक्षता करेंगे, इस तरीके से यहां पर दिखाई देता है। तो हमने कहा 2023 की अगर बात करें तो यह जिम्मेदारी भारत को दी गई है। 1 दिसंबर से भारत वह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लास्ट ईयर जो है यह जिम्मेदारी इंडोनेशिया के पास थी। 2022 का जो सम्मेलन हुआ था दिसंबर में, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था G20 का, और लास्ट ईयर इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा था। नेक्स्ट ईयर कौन सा देश अध्यक्षता करने वाला है? ब्राजील यहां पर अध्यक्षता करने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसको यह जिम्मेदारी यहां पर दी जाने वाली है। तो एक तो यहां पर 3 देशों का एक रोटेशन यहां पे आपको हमने दिखाया। अब यहां पर समझना है कि G20 कैसे काम करता है, इसके फंक्शन किस तरीके से होते हैं। असल में G20 के 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं, एक को कहते हैं फाइनेंस ट्रैक और एक को कहते हैं शेरपा ट्रैक। ये 2 ट्रैक यहां पे होते हैं। फाइनेंस ट्रैक का मतलब होता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, हर देश के वित्त मंत्री और वहां के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, ये फाइनेंस ट्रैक में होते हैं। और शेरपा जो यहां पर ट्रैक होता है, वहां पर हर देश के द्वारा एक शेरपा को नियुक्त किया जाता है। यह किस लिए किया जाता है? यह जो G20 के समक्ष जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वो चर्चा कर रहे होते हैं, और एक तरफ शेरपा वहां पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये 2 तरीके के यहां पर होते हैं, और इनके कोऑर्डिनेशन से जो है ये सारी चीजें काम करती है। The G20 processes from the Sherpa side is coordinated by the Sherpas of member country who are personal emissaries of the leaders. तो ये इस तरीके से यहां पे काम करते हैं।
अब यहां पर जो हमें समझना है कि ये जो दोनों ट्रैक हैं, इनके द्वारा अलग अलग मुद्दे यहां पर उठाए जाते हैं और उन मुद्दों पर ये लोग अपना चर्चा यहां पर करते हैं। अब हमें जो समझना है कि इस साल जो है यह भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अगर हम बात करें G20 के बैठकों की, तो अभी जो 17वीं बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो 17th जो बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक या शिखर सम्मेलन जिसको हम कहते हैं, ये इंडोनेशिया में ये शिखर बैठक हुई थी। यह दिसंबर 2022 में यह देखा गया था। और अब अगले साल जो है 2023 में जो है हमने कहा कि भारत में अब यह बैठक होगी। तो भारत 18वीं जो है जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है अब इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत द्वारा अध्यक्षता यहां पर किया जाएगा। तो ये एक तो यहां पर है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। तो भारत का आपने यहां पर देखा। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो G20 है, क्या इसका कोई सचिवालय है, सेक्रेटरीट है? क्योंकि बिना सचिवालय के कोई भी संगठन प्रभावी रूप में काम नहीं कर सकता है। यह प्रीलिम्स के लिए यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां पर यह आपको मालूम होना चाहिए कि G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वह एक अस्थायी सचिवालय अपने यहां गठित कर लेता है। जैसे भारत, वह एक अस्थायी सचिवालय यहां पर बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि G20 जो है वह अस्थायी सचिवालय उसके पास नहीं है। अब सवाल यह है कि इस समय जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो G20 के सामने मुद्दे क्या हैं, यानी वर्तमान मुद्दे क्या हैं G20 के सामने, और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है थोड़ा समझिएगा। बड़ा अजीब सा दौर चल रहा है, एक संक्रमण का दौर चल रहा है। संक्रमण का दौर इसलिए चल रहा है कि एक तरफ आपदाएं हैं, चुनौतियां हैं, एक तरफ समस्याएं हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने निकट भविष्य में बड़े अवसर आने वाले हैं। अगर आपदाओं की बात करें तो कोविड आपदा का दौर हमने देखा, यूक्रेन क्राइसिस, वॉर क्राइसिस जो यहां पर आया है वो दौर हमने देखा है। इसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल चुकी है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, विश्व के सामने नई नई चुनौतियां, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट से लेकर तमाम चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। तो एक वो दौर है जहां पर भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता देखी जा रही है, और दूसरी तरफ तकनीकी आविष्कार लगातार नए नए रूपों में हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर एक सुधार की प्रक्रिया का प्रयास देखा जा रहा है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास हर एक देश के द्वारा देखा जा रहा है। नई नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं वो आगे बढ़ रही हैं। अफ्रीकी देश जो कुछ सालों पहले तक मरुभूमि कहे जाते थे, आज वहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में कई देश आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे सामने दोनों स्थितियां हैं, हम नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो वर्तमान G20 के सामने कई गंभीर मुद्दे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा हमने कहा, अगर मुद्दों को एक बार हम यहां पे आपके सामने प्रस्तुत करें तो पहला जो मुद्दा है वह कोविड आपदा का मुद्दा है, यानी उसकी वजह से जो यहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने खतरे उत्पन्न हुए हैं, एक तो वो, और भविष्य में ऐसी अगर आपदाएं आती हैं तो G20 के देश आखिर इसको लेकर क्या अप्रोच रखते हैं, कैसे इस समस्या का सामना करेंगे, ये G20 के सामने पहला बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमने जैसा कहा, इस वक्त यह एक ऐसा समूह है जो विकसित और विकासशील दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए जो पॉलिसी ये बनाएगा वह वैश्विक स्तर पर प्रभावी और मान्य होगा। इसलिए G20 की भूमिका और महत्व इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो इसके सामने जो भी मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों के संदर्भ में समाधान की संभावनाएं भी रहेंगी। दूसरा बड़ा जो संकट यहां पे आ रहा है वह बढ़ती आर्थिक असमानता यहां पर है। पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और यह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दो स्तरों पे देखी जा रही है।
एक विकसित और विकासशील देशों के बीच में देखी जा रही है, अमीर और गरीब देशों के बीच में देखी जा रही है, और एक देश के अंदर ही अमीर और गरीब की जो खाई देखी जा रही है, जैसे भारत। अभी ऑक्सफाम सर्वे की जो रिपोर्ट आई है और वह बता रही है कि कितनी गंभीर आर्थिक असमानता भारत के अंदर है, और यही स्थिति वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रही है। तो आर्थिक असमानता अगर बढ़ेगी तो विश्व में अलग अलग चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, क्योंकि इससे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, गृह युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। आज के अंतर्निर्भर अर्थव्यवस्था के दौर में तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दूसरा बड़ा मुद्दा है कि G20 जो ह्यूज इकोनॉमिक गैप क्रिएट हो रहा है, आखिर उसको कैसे टैकल करेगा। तीसरा यहां पर जो बड़ा मुद्दा है वो यहां पे बढ़ता ऋण संकट, इसी चीज से यह जुड़ा हुआ मुद्दा है ऋण संकट का। पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहा है दुनिया के अधिकांश विकासशील देश वह गंभीर ऋण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। श्रीलंका के हालात हम सभी लोगों ने देखे, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं, और ऐसे ही विश्व के अनेक देश हैं जो ऋण संकट से गुजर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इस ऋण संकट में चीन की एक बड़ी भूमिका है और वह G20 का सदस्य भी है, और ऐसे में सभी देशों को गंभीरता से विचार करना होगा। अगर ये छोटे छोटे विकासशील देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स होंगी तो इनका असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती हैं, या वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं। तीसरी और बड़ी समस्या जो यहां पर देखी जा रही है वह है युद्ध संकट, यानी वॉर क्राइसिस। अभी हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने गंभीर तरीके से प्रभावित किया है। यह तो एक उदाहरण है। अगर यही तनाव और इसी तरीके के संघर्ष दुनिया के अन्य क्षेत्रों में बढ़ते गए, जिस तरीके से ताइवान के मुद्दे पर चीन आक्रामक हो रहा है, या अलग अलग दुनिया के देशों में यह आक्रामकता रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये प्रवृत्ति एक दौर के रूप में, एक प्रवृत्ति के रूप में आगे बढ़ती गई, तो विश्व के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा यहां पर बन सकता है। इनके साथ साथ यहां पर यूनाइटेड नेशन का एक और यहां पर ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य से दुनिया दूर जा रही है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 2030 तक जिस सतत विकास के लक्ष्यों का हम लोगों ने निर्धारण कर किया था, 2015 के बाद जिस रास्ते पर दुनिया के अधिकांश देश जा रहे थे, 2020 के बाद अब हमने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि आपदा के बाद पहली प्राथमिकता तो किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था के सर्वाइवल की, और दूसरा बड़ा खतरा आया रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में। तो क्या सतत विकास लक्ष्य अधूरे रहेंगे? और यदि ऐसा होता है तो इसी से एक अगली समस्या उत्पन्न होती है, और वह समस्या वर्तमान में है जलवायु परिवर्तन की। दुनिया गंभीर संकट से गुजर रही है। यह वैश्विक मानवता और सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न है कि क्या G20 जैसे नीति निर्धारण संस्था के मंच पर वह जलवायु परिवर्तन पर गंभीर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इनके साथ साथ एक और बड़ा प्रश्न G20 के मंच पर आने की संभावना है, और उस पर जो उसके सामने है वो है आतंकवाद। खासकर ISIS के उभार के बाद से एक अलग तरीके का चलन आतंकवाद में देखा जा रहा है। यह अब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, लोन वोल्फ अटैक के रूप में दुनिया भर के देशों में आतंकवादी अब विकेंद्रित स्तर पर सक्रिय हो रहे हैं। और यदि ऐसा खतरा बढ़ेगा, वैश्विक सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा, तो आप एक चीज जान लीजिए, अर्थव्यवस्था की सफलता सुरक्षित परिवेश पर निर्भर करती है। अगर आपके यहां सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है तो इकोनॉमी वहां पर इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो इन मुद्दों पर G20 को यहां गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और इस पर अपना राय बनाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि भारत अगर अध्यक्षता कर रहा है तो भारत क्या क्या कर सकता है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की जा रही है। अब अगर ब्रीफ में यह बोला जाए कि भारत द्वारा अगर G20 की अध्यक्षता की जा रही है तो भारत के लिए क्या मौका है, या किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, तो एक एक करके देखिएगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके माध्यम से भारत वह अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का वह वैश्विक प्रदर्शन कर सकता है। भारत अपनी क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन वह G20
की अध्यक्षता के माध्यम से कर सकता है। यह ग्लोबल जो है डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया कर सकता है। कैसे कर सकता है? भारत अपने इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वह दुनिया के सामने ला सकता है। भारत दिखा सकता है कि वह एक यहां पर पावर ऑफ एग्जाम्पल है, वह एक उदाहरण के रूप में है। इसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और अगर भारत G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, क्योंकि अब भारत होस्ट करेगा, दुनिया के देश G20 में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। भारत को अब यहां पर यह प्रोजेक्शन करना होगा कि उसकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है और कितनी तेजी के साथ वह आगे बढ़ रही है, और क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया के इस कंज्यूमर मार्केट में है और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। अगर भारत यह दिखा देता है तो स्वाभाविक रूप में भारत में निवेश आकर्षित करने का, वैश्विक निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा अवसर यहां पर है। भारत यहां निवेश आकर्षित करने का अवसर है। भारत यहां पर जो है वह वैश्विक आर्थिक भागीदारी को बढ़ा सकता है। दुनिया के कई देश भारत के साथ एफटीए कर सकते हैं, भारत के साथ आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा दे सकते हैं। भारत यहां पर यह सब कर सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था की क्षमता का प्रदर्शन यहां पर भारत के द्वारा किया जा सकता है, अगर भारत इन सब G20 की अध्यक्षता में गंभीरता से इन चीजों को सामने लेकर आता है। भारत में पर्यटन की संभावनाएं इसके बाद यहां पर बढ़ेंगी। भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रदर्शन करके अपनी अर्थव्यवस्था को पंप कर सकता है, बाहर से निवेश को आकर्षित कर सकता है। दूसरा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, आज के दौर में जब दुनिया विभाजित है तो विश्व को एकजुट करने की जिम्मेदारी आज G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को मिली है। एक ऐसे दौर में जब विश्व वह राष्ट्र प्रथम के नारों के बीच में आगे बढ़ रहा है, भारत वहां पर, भारतीय प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वन अर्थ वन फैमिली, यहां वन फ्यूचर, बात की जा रही है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी भारत वह अपने वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसका वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन कर सकता है। यदि भारत ऐसा करता है तो सॉफ्ट पावर के रूप में भारत जो है अपनी इमेज को बेहतर कर सकता है। यानी यहां पर वैश्विक स्तर पर, वह वैश्विक स्तर पर सामूहिक, वैश्विक स्तर पर सामूहिकता की स्थापना जो है वह भारत के द्वारा किया जा सकता है। यानी भारत जो है वह एक दुनिया को जोड़ सकता है। यानी जब दुनिया विभाजित है, जब दुनिया विभाजित है और नेशन फर्स्ट के नारे चल रहे थे, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए, जब दुनिया विभाजित है तो उसे एकजुट करने की जिम्मेदारी भारत के पास, उसे एकजुट करने की जिम्मेदारी भारत के पास। तीसरी और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें समझना है। हमने कहा G20 के सामने सबसे बड़े मुद्दे क्या है? दुनिया के सामने आर्थिक असमानता बढ़ रही है, अमीर और गरीब देशों के बीच खाई बढ़ रही है। अगर ये समस्याएं बढ़ रही हैं तो भारत को इसे एड्रेस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि भारत आजादी के बाद पहले दिन से ही तीसरी दुनिया के देशों की आवाज रहा है। यह विकसित देशों की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करता रहा है, विकासशील देशों की आवाज रहा है। तो यानी फिर से विकासशील देशों की आवाज के रूप में G20 की अगर अध्यक्षता भारत कर रहा है तो विकासशील देशों की यह आवाज बन सकता है और यहां पर उन मुद्दों को उठा सकता है जिन मुद्दों से अक्सर विकसित देश बचते हैं, उन मुद्दों को उठाया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग हाल के वर्षों में भारत पर आरोप लगाते रहे। कहना यह है कि भारत जैसे जैसे मजबूत होता गया है उसने तीसरी दुनिया के देशों के मुद्दों से अपने को अलग कर लिया है। भारत अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अपने हितों के बारे में सोच रहा है। अब वह उस तरीके से तीसरी दुनिया के देशों की आवाज नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। यह बात सही है कि पिछले कुछ सालों से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारत ने दुनिया के विकसित देशों के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ाया है, उनके नजदीक पहुंचा है। खासकर अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ भारत की भागीदारी और नजदीकियां बढ़ी। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी से कभी पीछे हटा है कि वह विकासशील देशों की आवाज न बने। आज भी भारत विकासशील देशों की आवाज बनेगा, लेकिन एक चीज समझना होगा, पहले और अब में थोड़ा अप्रोच के स्तर पर, दृष्टिकोण के स्तर पर बदलाव आएगा।
एक समय था भारत विकासशील देशों के ट्रेड यूनियन के लीडर के रूप में विकसित देशों का विरोध करता था, उनके आर्थिक मुद्दों का विरोध किया करता था। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज करने का काम भारत करे। यानी भारत जो है वह एक ब्रिज के रूप में नॉर्थ और साउथ के बीच में आए। यानी विकासशील देशों की आवाज तो बनेगा भारत, लेकिन उत्तर बनाम दक्षिण नहीं, यह लड़ाई उत्तर बनाम दक्षिण नहीं, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए कि उत्तर और दक्षिण के मध्य ब्रिज बनने का काम करना चाहिए। उत्तर और दक्षिण के मध्य ब्रिज के रूप में भारत को अब आगे आने की जरूरत है, एक सेतु बनने की जरूरत यहां पर है। चौथा और बड़ा महत्वपूर्ण जो यहां पर मुद्दा है वह है वैश्विक नीति निर्धारण में भूमिका। भारत जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, भारत दुनिया को अपनी नेतृत्वकारी भूमिका दिखाने का बड़ा अवसर मिला है। भारत यह दिखा सकता है कि वह दुनिया का नीति निर्धारक हो सकता है, क्योंकि अब G20 के एजेंडे कौन डिसाइड करेगा? अध्यक्षता करने वाला देश। और यहां पर जो आज की दुनिया के वैश्विक मुद्दे हैं, अगर भारत उन्हें लेकर आ रहा है और वहां पर एक समाधान की तरफ दुनिया को ले जाने का प्रयास कर लेता है, तो यकीन मानिए दुनिया भारत की इस नेतृत्वकारी क्षमता का मुरीद हो जाएगी। भारत हाल के वर्षों में ग्लोबल पॉलिसी मेकर के रूप में ऑलरेडी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। आज अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के नेतृत्व में ही संचालित हो रहा है। कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की भी जो है का नेतृत्व भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। और यह साल तो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत वाजेनार समूह की भी अध्यक्षता करने वाला है, SCO समूह की भी भारत अध्यक्षता करने वाला है। यानी कुल मिलाकर भारत के लिए तो स्वर्णिम अवसर है कि वह यह दिखा दे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत किस तरीके से नीति निर्धारक और नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। भारत सुरक्षा प्रदायक भी बन सकता है और विकास भागीदार भी बन सकता है। G20 की अध्यक्षता भारत को वह अवसर दे रही है कि भारत ऐसा करे। और अंतिम में जो भारत के सामने बड़ा अवसर है वो क्या है? आज की दुनिया में बहुपक्षीयता खत्म हो रही है, सामूहिकता खत्म हो रही है। हमने पहले ही कहा, दुनिया अलग अलग बट रही है, राष्ट्रवादिता का उभार देखा जा रहा है। और अगर ऐसा है तो ऐसे मंच, ऐसे समूह जो बहुपक्षीयता की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो और या फिर G20 समूह। एक ऐसे दौर में जो संकट का दौर है, आपदा का दौर है, अगर भारत वह G20 की अध्यक्षता कुशलता पूर्वक करता है और G20 की प्रासंगिकता को साबित कर देता है, तो निश्चित रूप से यह भारत का एक अमूल्य योगदान वैश्विक स्तर पर होगा कि वह G20 को भी जीवंत बना सकता है, G20 को वहां पर वह सफल बना सकता है। यानी यह G20 की प्रासंगिकता को भी यहां पर जो है सुनिश्चित करना, यह भारत एक बड़ी भूमिका यहां पर निभा सकता है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारत जो है वह G20 की अगर अध्यक्षता करना चाह रहा है करने, तो अब भारत के पास एक बड़ा अवसर है। भारत को सोच समझकर अपनी विदेश नीति चलानी है, हर एक मुद्दे को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है, कहीं भी तैयारी के स्तर पर भारत से चूक नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय वह भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरते नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई देगा। दुनिया का विश्वास भारत पर मजबूत होगा, एक लेजिटिमेसी भारत को यहां पर मिलेगी। तो G20 के संदर्भ में इन सभी मुद्दों पर आप सभी लोग एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा हमने कहा, इस बार प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस बार मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि संक्षिप्त में ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को पसंद में आई होगी। इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो इस साल महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।